नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी से मैं हूं दीपा सिंह। दोस्तों, खास मुलाकात के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चेतन कौशिक, फिजियोथेरेपिस्ट, जो पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम जानते हैं इनसे कमर दर्द के बारे में कि फिजियोथेरेपी कैसे कमर दर्द से निजात पाने में मदद करती है। जी सर। थैंक यू। कमर दर्द, पहले तो मैं बता दूं कि कमर दर्द एक काफ़ी बड़ी परेशानी है जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन से लेके और एक मिडिल एज लोगों से लेके और बूढ़े लोगों में भी है। इवन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों को ये बोलते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कमर दर्द से पीड़ित होता है। 100 में से 90 लोग कभी ना कभी कमर दर्द को अपने जीवन में फेस करते हैं। कमर दर्द और कमर दर्द दो तरह का, लो बैक पेन, कमर दर्द दो तरह का कमर दर्द होता है। एक होता है स्पेसिफिक लो बैक पेन, एक होता है आपका नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन। स्पेसिफिक लो बैक पेन का मतलब है कि शरीर में कोई पैथोलॉजी हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, कमर में स्पाइनल फ्रैक्चर हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, उस वजह से हमें बैक पेन हुआ, जो हमारे एक्सरेज में और MRIs में क्लियर विजुलाइज हो गया। और नॉन स्पेसिफिक बैक पेन का मतलब है कि जो एक्सरेज में MRIs में ना आए, मसल टेंशन, मसल सोरनेस, हमारे काम करने की शैली से हमारे पोस्चर चेंजेस की वजह से कमर दर्द हो गया। तो ये कमर दर्द की चीज़ें हैं। और कमर दर्द काफ़ी तरह से हम लोगों की जीवन शैली को एक चेंजेस में लाता है और बहुत से लोग सफ़र करते हैं कमर दर्द में। एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं। MRI कराने पे मोस्टली 70 से 80% लोग MRI कराते हैं। MRI कराने के बाद उनको स्लिप डिस्क की एक परेशानी आती है कि हाँ, अब उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर 40 और 45 के बाद मोस्टली MRIs हमें चेंजेस शो करेंगी, जो एज रिलेटेड चेंजेस हमें होते हैं। और कमर दर्द कई बार एक लोकलाइज पेन भी होता है कि सिर्फ खाली कमर में दर्द, या कई बार कमर दर्द हमारा रेडिएट भी करता है पैरों की तरफ, नीचे पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब का इलाज हम लोग दवाई से भी कर सकते हैं, हम लोग फिजियोथेरेपी से भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजियोथेरेपी दवाई रहित चिकित्सा उपचार है, ड्रगलेस थेरेपी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फिजियोथेरेपी का। तो कमर दर्द का फिजियोथेरेपी का कमर दर्द में एक बहुत काफ़ी रोल है। हमारी कुछ मशीनें होती हैं जो हम फिजियोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं कमर दर्द को ठीक करने के लिए। हम लोग कुछ टेलर्ड एक्सरसाइजेज़ पेशेंट के बीमारी के दर्द के अकॉर्डिंग उसको हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज बता सकते हैं कि आप अपनी मांसपेशियों को इस तरह से मजबूत बनाइए। और कमर दर्द में हम अपनी कपिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई नीडलिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, MFR मायोफेशियल रिलीज़, फेशियल रिलीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, PRT पोजिशनल रिलीज़ टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। कमर दर्द में हम टेपिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कमर दर्द में। और कमर दर्द कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आज से 15 साल 20 साल पहले बोलते थे कमर दर्द हो गया, पेशेंट बिस्तर पे आ गया, पेशेंट को बोलते थे कि आप 2 महीने तक बिस्तर पे रहिए। कोई भी पेशेंट अगर आज कमर दर्द से पीड़ित होता है और उसको हम सलाह दे दें कि आप 1 महीने बेड रेस्ट कीजिए, तो उनकी सोशल इकोनॉमिकल लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, उनको जो रोज़ी रोटी कमानी है वही चली जाएगी। तो आज 21वीं सदी में अब ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपी ने काफ़ी चेंजेस किए हैं कमर दर्द के अंदर कि पेशेंट को 2 दिन 3 दिन में खड़ा कर देना, या सेम डे खड़ा कर देना। या कोई भी हम लोगों के खिलाड़ी हैं, उनको बैक पेन हो गया तो उनको सेम डे हम सेम टाइम में खड़ा कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू, और उनको ड्यूरिंग मैच और आने वाला मैच भी हम उनको खिला सकते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू। जी सर, सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल पेन क्या होता है, किस तरह से फिजियोथेरेपी इसमें काम करता है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल पेन कुछ नहीं होता। सर्वाइकल गर्दन की हड्डियों को हम बोलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ये सब परिभाषाएं हैं। और हर गर्दन के दर्द को आज हम लोग बोल देते हैं कि सर्वाइकल हो गया, गर्दन का दर्द सर्वाइकल हो गया। ऐसा नहीं है, हर गर्दन का दर्द सर्वाइकल नहीं है ना। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है हर गर्दन का दर्द। बहुत सारी चीज़ें हैं।
एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्रिएट करती है। और कुछ चीज़ें हैं, गर्दन में हमें चोट लग गई या खिंचाव आ गया, हैवी वेट हम लोगों ने उठा लिया, या लोग आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है 2 साल से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप पे प्रोलॉन्ग आवर्स अपना काम कर रहे हैं, घंटों अपना लैपटॉप पे सिटिंग कर रहे हैं, तो उनका जो पोस्चर है, जो उनकी बैठने की शैली है, वो सारी चेंजेस हो जाते हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ को चेंज करना है और ये इस पेन को ठीक करना है। और इन सर्वाइकल पेन को हम ये भी बोल सकते हैं, गर्दन के दर्द को, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि ओवर यूज़ मोबाइल की वजह से हम लोगों को गर्दन का दर्द हो जाता है, लेट कर टीवी देखने से हम लोगों को गर्दन का दर्द हो जाता है, फॉल्टी पोस्चर रखने से। नेक, गर्दन की मसल्स हमारी पोस्चरल मसल्स होती हैं, इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। गर्दन हमारी दिन में हज़ारों बार ऊपर नीचे घूमती है, तो इनको भी हमें वर्कआउट करना चाहिए। और अपने काम करने की शैली में हमें चेंजेस लाने चाहिए, चाहे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या फिर एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे काम कर रही है, या फिर एक जो बैंक का बंदा है वो बैंक के अंदर अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। तो ये सर्वाइकल के गर्दन के दर्द में, गर्दन में तनाव होना, मांसपेशियों में दर्द होना, अगर वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कन्वर्ट हो गया है तो हमारा दर्द गर्दन के साथ हमारे हाथ में भी आना, झंझनाहट होना, सेंसरी चेंजेस, झंझनाहट होना, सुनपन होना, और मोटर चेंजेस बोलते हैं कि जो हमारे हाथों में वीकनेस हो जानी, कमज़ोरी आ जानी। ये सर, सियाटिका की बात करें तो क्या होता है ये? मैम, सियाटिका बेसिकली हमारी एक नर्व होती है, सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व हमारी लंबो सैक्रल प्लेक्सस से निकलती है, कमर के रीजन से निकलती है, और L4 से लेके S2 से निकलती है, और हमारी कमर से निकल के हमारे पेल्विस में जाती है, पेल्विस से हमारे बटक्स में, हमारे हिप्स में जाती है। उसके साथ ये हमारी नर्व्स नीचे पैरों की तरफ जाती है। और सियाटिक नर्व जब इम्पिंज हो जाती है, जब दब जाती है, तो वो सियाटिका कहलाती है। और सियाटिका का जो दर्द होता है, सियाटिक नर्व इम्पिंजमेंट का जो पेन होता है, झंझनाहट होना, सुनपन होना, और अपना पैरों में गर्माहट लगना, और इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। स्लिप डिस्क भी हमारा एक इसका डिस्क बल्ज होके नर्व के ऊपर गिर गई और वो उसको कंप्रेस करेगी तो भी हमें सियाटिका हो सकती है। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम एक बीमारी होती है, वो हो तो भी सियाटिका हो सकती है। पेल्विस फ्रैक्चर हो तो भी सियाटिका हो सकती है। एक बीमारी, एक टर्म होती है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, एक हड्डी दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाए, वर्टिब्रा, स्पाइन की वर्टिब्रा, और वो सियाटिक नर्व के ऊपर गिरे तो भी वो सियाटिका बना सकती है। तो सियाटिका, एक पायरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम भी हमें सियाटिका का पेन दे सकता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि पीछे से निकलती है, हिप्स के यहाँ से जाती है, कि पीछे की पॉकेट में हमें वॉलेट, पर्स नहीं रखना चाहिए ताकि वो नर्व को ना दबाए। सर, घुटनों के दर्द की बात करें, बस सुनने को मिलता है कि घुटनों की ग्रीस घिस गई है, तो वो क्या होता है सर? वो किस तरह का दर्द है? घुटनों का दर्द, काफ़ी सारी चीज़ों से हम लोगों को घुटनों का दर्द हो सकता है। एक यंग पॉपुलेशन में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पैर मुड़ गया तो भी घुटनों का दर्द हो सकता है। लिगामेंट टियर हो गया, या कोई ट्रॉमा हो गया, या फ्रैक्चर हो गया हमारे घुटनों में, तो भी घुटनों का दर्द हो सकता है। लेकिन अभी जो आप जिस घुटनों के दर्द का बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं, जो एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर आफ्टर 40 ईयर्स। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो हमारे लार्जर जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, घुटनों को अफेक्ट करती है, हिप्स को अफेक्ट करती है। क्या होता है कि हमारे जो घुटनों की हड्डियां हैं उनके बीच में एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कि ग्रीस घिस गई। उस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है, दोनों हड्डियों को, हमारी जो जांघ की हड्डी है, थाई की बोन है, और जो नीचे पैर की बोन है, उन दोनों के बीच में वो तरल पदार्थ होता है। तो वो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, रगड़ने से हमें बचाता है हमारे घुटनों को। तो एक एज के बाद 40, 45, 50 की एज के बाद ये घुटने हमारे एज रिलेटेड कंडीशंस में चले जाते हैं, और कार्टिलेज जो इनके बीच में झिल्ली होती है उसका वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। और जब कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन जब होगा, कार्टिलेज जो झिल्ली हमारी जब टूटेगी, हमारे घुटनों की शेप जब एज की वजह से चेंजेस होने लगेगी, तो घुटनों के बीच का जो स्पेस है वो कम होगा। वो स्पेस कम होगा, वो फ्लूइड तरल पदार्थ कम होगा। तरल पदार्थ कम होगा तो घुटने आपस में रगड़ेंगे, हड्डियां हमारी आपस में रगड़ेंगी, और आपस में रगड़ेंगी वो हमें पेन कॉज करेंगी, वो हमें स्वेलिंग कॉज करेगी, वो हमें एक साउंड
क्लिक की आवाज़, क्रेपिटस साउंड कॉज करेगी। तो उसमें हम लोगों की चाल टेढ़ी हो जाना, पेन में रहना, हमारा चलने की जो चाल है, अलाइनमेंट घुटनों का पूरा बदल जाना। आप जैसा जानते हैं नी जॉइंट जो है हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट है, नी जॉइंट, तो उसमें भी फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिज़ियोथेरेपी अगर टाइम से कराई जाए, टाइम से ली जाए घुटनों के दर्द के दौरान, तो जो हम बोलते हैं कि घुटने बदलने जा रहे हैं, तो उस सर्जरी को भी प्रिवेंट कर सकती है। या अगर घुटने हमारे इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की या टोटल नी रिप्लेसमेंट की, तो उसके बाद भी फिज़ियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। जी सर, कमर दर्द या फिर घुटनों के दर्द की मैं बात करूं तो क्या इसका एकमात्र निजात सर्जरी कराना ही है या फिर बिना सर्जरी कराए भी इससे निजात पाई जा सकती है? हाँ, जैसा मैंने बताया, फिज़ियोथेरेपी, ड्रगलेस थेरेपी, दवाई रहित चिकित्सा उपचार, सर्जरी रहित चिकित्सा उपचार, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि कमर दर्द में हमारी स्लिप डिस्क की दिक्कत, आप सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क की परेशानी हो रही है, डिस्क स्लिप हो गई। हम लोगों ने एमआरआई कराई, 25 साल का बच्चा है या 45 साल के हमारे अंकल हैं, उनकी स्लिप डिस्क हो गई। एमआरआई में शो किया L4, L5, L5, S1 पे डिस्क स्लिप हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं, सर्जरी एकमात्र इलाज नहीं है। आज से 15-20 साल पहले तक स्लिप डिस्क में, PIVD में या कमर के दर्द में अगर डिस्क की दिक्कत होती थी या पेन रेडिकुलेट होता था, पैरों में जाता था, एमआरआई शो करती थी चेंजेस, तो हम लोग बोलते थे कि भटिंडा चले जाओ, ग्लास लगा लो या स्पाइनल सर्जरीज करा लो। लेकिन आज जो करंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, 21वीं सदी में फिज़ियोथेरेपी ने भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों के काफ़ी तरह के इलाज हैं, काफ़ी टेलर्ड एक्सरसाइजेस हैं, काफ़ी तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम सर्जरी को हम अवॉइड कर सकते हैं। या अगर सर्जरी की नौबत आ भी गई, सर्जरी हो भी गई, फिर मैंने बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद भी फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। आपकी रही बात घुटनों की बात कि हाँ, घुटनों में अगर सर्जरी करानी पड़ जाए, नी रिप्लेसमेंट होना पड़ जाए किसी कारणवश, तो भी फिज़ियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं यही बताना चाह रहा था कि एमआरआई जैसे हम लोग कराते हैं, एमआरआई शो करती है 40-45 साल के बाद, ऑब्वियसली एमआरआई शो करेगी डीजनरेटिव चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस एमआरआई हमेशा शो करेगी। उसमें स्लिप डिस्क की दिक्कत L4, L5, L5, S1 अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन आएगी। उसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी, और एक आम नागरिक, एक रूरल पॉपुलेशन में एक लोग जो रह रहे हैं, जो गाँव की तरफ लोग रह रहे हैं, वो फिर क्वैक्स की तरफ भगते हैं, वो देसी लोगों की तरफ भगते हैं, और उस चक्कर में वो अपना सही इलाज नहीं करा पाते और इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें अगर कमर दर्द है, गर्दन दर्द है या घुटनों के दर्द है, और अपने ऑर्थोपेडिशियन से या अपने जो भी डॉक्टर हैं, और जो भी जिनको भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, बजाय रेदर देन कि एक झोला छाप डॉक्टर से या एक देसी क्वैक से, या फिर अगर आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं तो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हो फिज़ियोथेरेपिस्ट, उसकी अच्छी पढ़ाई हो, फुल नॉलेज हो फिज़ियोथेरेपी की, एमआरआई देखना जानते हो, सारी चीज़ें समझना जानते हो, उनको दिखाइए, ना कि एक माल प्रैक्टिशनर एक फिज़ियोथेरेपिस्ट को आप अपना दिखाइए। जी सर, अभी देखा जाता है कि लोगों में फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बहुत कम है। लोग अभी भी दवाइयों के प्रति ज़्यादा सचेत रहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कुछ मैसेज लोगों को देना चाहेंगे जागरूकता के लिए, ताकि लोग फिजियोथेरेपी अपनाएं और दवाइयों से राहत पा सकें? जैसा मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि रूरल एरिया है हम लोग जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, गांव बहुत हैं पलवल में, मैं इसीलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। रूरल एरिया ना भी हो, अगर हम अर्बन एरिया में भी रह रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि फ़िज़ियोथेरेपी में काफ़ी माल प्रैक्टिस है। और रही आपके क्वेश्चन का बात कि फ़िज़ियोथेरेपी के लिए लोगों में जागरूकता अभी कम है, बोलते हैं कि सिकाई वाले हैं, मालिश वाले हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। नहीं, फ़िज़ियोथेरेपी बहुत बड़ा एक चिकित्सा उपचार है, एक चिकित्सा की पद्धति है। तो एक अच्छे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएँ और अपनी बीमारी को साझा करें उनके साथ। और ऐसा नहीं, हम लोग कैंप्स भी लगाते हैं, गाँव के अंदर जा के हम लोगों को अवेयर करते हैं, या हम लोगों के क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम बताते हैं कि अंकल, चाचा या बाबा, हम लोग आपका इस तरह से इलाज करेंगे, ये चिकित्सा पद्धति इस तरह की है, इतने दिनों में आपको आराम देगी। तो मैसेज तो यही है मेरा उन लोगों से जो गांव में देसी लोगों पे जा रहे हैं, जो झोला छाप लोगों के पास जा रहे हैं, चाहे वो अपने दर्द को लेके जा रहे हैं या फिर अपनी किसी और एलिमेंट बीमारी को लेके जा रहे हैं, वो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, एक थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी बीमारी का उपचार कराएं, ना कि इधर से उधर भटकें
और अपनी बीमारी को बढ़ाएं, यही एक मैसेज है। और डू द एक्सरसाइजेज रेगुलरली, जो अपना दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर चेतन कौशिक, फिजियोथेरेपिस्ट, सहयोग फिजियोथेरेपी से, जो कि पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे आपकी खास शख्सियत से, जो सीधे तौर पर आपको सही जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मैं सर्वोदय टीवी से दीपा सिंह, उपकार सहयोगी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।